स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामजी दास राठौर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन में स्वागत करता हूं। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सीख रहे हैं बीकॉम फाइनल की क्लास में। तो आज हम बात करेंगे प्रबंधकीय लेखा विधि के क्षेत्र के बारे में, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यदि हम बात करें तो यद्यपि प्रबंधकीय लेखा विधि लेखांकन का एक नया दृष्टिकोण है, नया कंसेप्ट है ये, लेकिन इसका क्षेत्र काफ़ी बढ़ चुका है और इसके अंतर्गत व्यावसायिक क्रियाओं की, जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, सभी पहलुओं की भूत मतलब पास्ट और वर्तमान प्रेजेंट गतिविधि और प्रवृत्ति ट्रेंड्स का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। उसको हम स्टडी भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, और जो आप एनालिसिस करते हैं उस एनालिसिस के आधार पर ही आप भावी पूर्वानुमान लगाते हैं कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है। इस दृष्टि से जो मैनेजमेंट अकाउंट है उसमें आप उन सभी विषय और तकनीकों को शामिल करते हैं, जितने भी टूल्स टेक्निक्स आपके लिए यूज़फुल हैं, जिससे कि जो मैनेजमेंट है उसके लिए नियोजन और निर्णयन और नियंत्रण में सहायता मिलती है। कुल मिलाकर इसमें कई सारे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो सबसे पहले जो हमारा शामिल है वो है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखा विधि, जिसको कि हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ करके आए हैं, समझ करके आए हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आप जनरल अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें व्यवसाय से संबंधित जितने भी आपके आय व्यय हैं, इनकम एक्सपेंडिचर है, रोकड़ है, कैश है, उसका रिसिप्ट पेमेंट है, लाइबिलिटी और एसेट्स हैं, तो ये सारे के सारे लेखे आप तैयार करते हैं। और इन लेखों के आधार पर ही जो आप अपना डाटा तैयार करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तो जो भी आपके पास डाटा है तो वही आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए बेस है। अब आप समझ लीजिए कि यदि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं होगा तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए डाटा अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए पहला बिंदु। दूसरा है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हमने बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ा था। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के ये भी लेखा विधि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आप फैक्टर्स ज्ञात करते हैं उसमें आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, सीमांत लागत विधि है, बजटीय नियंत्रण है। तो इस ये भी आपके लिए सपोर्ट करता है। इसके आधार पर जो प्रबंधकीय लेखांकन है तो उसके लिए कई महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। तो हमारे लिए कॉस्ट अकाउंटिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। थर्ड वन जो हमारे लिए क्षेत्र है वो है बजटन और पूर्वानुमान, यानी बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग। तो बजटन में भविष्य की एक निश्चित अवधि में उपक्रम एवं इसके संबंधित विभिन्न विभागों की योजना, नीति और लक्ष्यों को समंगों के रूप में रखा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं सरकार भी अपना बजट बनाती है, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उन विभागों की योजना, नीति और लक्ष्यों को डाटा के रूप में हम रखते हैं, समंकों के रूप में रखते हैं। और जैसे ही हमारा टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उस बजट को पूरा होने के बाद हम एक्चुअल से उसकी तुलना करते हैं, हमने बनाया क्या था और एक्चुअल में क्या हुआ है। और इस तुलना करने से हम अपनी कैपेसिटी को माप सकते हैं, कार्यकुशलता को माप सकते हैं। ठीक है ना, एक बात तो ये है। और दूसरी बात, पूर्वानुमान में हम भूत की प्रवृत्तियों, मतलब पहले हमारा क्या ट्रेंड रहा है, वर्तमान की सूचनाओं, अभी की क्या इन्फॉर्मेशन है, और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं। तो देखिए, पिछला इतिहास भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वर्तमान की परिस्थितियां महत्वपूर्ण है, और भविष्य में क्या हो सकता है इसके आधार पर व्यापार में पूर्वानुमान लगाया जाता है। और पूर्वानुमान फॉरकास्टिंग एक निर्णय है, महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखें। पूर्वानुमान एक निर्णय है, जबकि बजट संगठनात्मक उद्देश्य, और ये दोनों ही नियोजन की दृष्टि से प्रबंधकीय लेखा विधि के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो बजटन क्या है? संगठनात्मक उद्देश्य है कि आपने बजट बनाया, आप क्या चाहते हैं, एक्चुअल में क्या हुआ, फिर आपने उसकी कंपैरेटिव की, वर्किंग इफिशियंसी आपने जानी, और पूर्वानुमान लिया, यानी आपने डिसीजन कर लिया। और दोनों ही की दोनों आपके प्रबंधकीय लेखा विधि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। और इसके बाद हम बात करें चौथे बिंदु पर, तो वो है हमारे पास इन्वेंट्री कंट्रोल, स्कंद नियंत्रण। तो हम उपक्रम की कार्यकुशलता के लिए स्कंद नियंत्रण, स्टॉक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण तकनीक है, तो इसको आप याद रखें, जिसमें हम मितव्ययी आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, पुनः आदेश बिंदु, रीऑर्डर पॉइंट, न्यूनतम स्तर, अधिकतम स्तर इत्यादि का निर्धारण करते हैं। और इन सभी के लिए प्रबंधकीय लेखापालक प्रबंधक को उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करता है। कहने का एस्पेक्ट ये है कि हम अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टॉक पर कंट्रोल बनाए रखते हैं। पहली बात, इसमें जो बात की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो हम माल खरीदें, कितना माल खरीदें जो हमको सस्ता पड़े।
दूसरी बात, पुनः आदेश बिंदु, दैट मीन्स कि हम माल का जो ऑर्डर दोबारा देना चाहेंगे वो कब देना चाहेंगे। तो रीऑर्डर पॉइंट हमारा क्या रहेगा, न्यूनतम स्टॉक हमको कितना रखना है, अधिकतम स्टॉक हमको कितना रखना है, ये सारी बातें आप स्टॉक नियंत्रण में निर्धारित करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है वो है रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग में क्या आप क्या करेंगे कि जो आपका प्रबंध की लेखा विधि है, तो इसमें रिपोर्टिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और ये काम आप दो स्तरों पर आप करते हैं। एक तो आंतरिक व्यवस्था में, इंटरनल मैनेजमेंट में, तो आंतरिक व्यवस्था में प्रबंध को सूचना देना और बाह्य व्यवस्था में बाहरी पक्षों को सूचना उपलब्ध कराना। रिपोर्टिंग टू टाइप में आपकी रहेगी, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल में आप अपने मैनेजमेंट को सपोर्ट देते हैं और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में आप अपने बाहर के लोगों को सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। तो आंतरिक व्यवस्था में जो भी आपका व्यवसाय चल रहा है उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो आप अपने मैनेजमेंट को उपलब्ध कराएंगे और इसके अतिरिक्त आप निश्चित अवधि के पश्चात जो भी आप विवरण बनाते हैं वो भी आप मैनेजमेंट के सामने रखेंगे। और बाहरी व्यवस्था में आप अपने जो अकाउंट्स वगैरह आपने तैयार किए हैं एनुअली, वो विवरण आप अपने कस्टमर्स को अथवा जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, उनको बताते हैं रिपोर्टिंग के माध्यम से। इसके बाद आपका है समंको का निर्वचन, दैट मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो जो आप वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, तो वित्तीय विवरण तैयार करना एक बात है और उनका इंटरप्रिटेशन करना एक दूसरी बात है। तो जितना आप तैयार करना उनको महत्वपूर्ण है, तो उनका निर्वचन करना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंटरप्रिटेशन करना। और इंटरप्रिटेशन के द्वारा आप क्या करते हैं कि जो प्रबंधकीय लेखापालक है, तो वित्तीय विवरणों को सरल रूप में प्रस्तुत करने या समझाने का प्रयास करता है। एक्चुअल में जैसे आपके लिए मैं है बुक आपके पास भी है, बुक मेरे पास भी है, लेकिन मैं आपको उसको समझा रहा हूँ, दैट मीन्स इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, जिससे कि आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है। तो समंकों का भी इंटरप्रिटेशन किया जाता है अकाउंटेंट्स द्वारा। तो प्रबंधकीय लेखापालक उनको समझाने का आपको प्रयास करते हैं और निर्वचन जितना कार्य जितना सही होगा, प्रबंधकीय निर्णय उतने ही वास्तविक होंगे। तो जितना इंटरप्रिटेशन आप बता पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे, उतना ही आपका प्रबंधकीय निर्णय एक्चुअल होगा और अच्छा होगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है हमारे पास लागत और सांख्यिकी, कॉस्ट एंड स्टैटिक्स। तो जो प्रबंधकीय लेखा विधि में लागत नियंत्रण के लिए सांख्यिकी रीतियों का भी आप प्रयोग करने लगे हैं। स्टैटिक्स को भी हम यूज़ करते हैं, बीकॉम में हमने स्टैटिक्स को भी पढ़ा है सेकेंड ईयर में। और इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों को एक पूरक सांख्यिकी, सप्लीमेंट्री स्टैटिक्स और विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो आप कॉस्ट पर भी बराबर फोकस करेंगे, साथ ही साथ आप स्टैटिक्स के टूल्स का भी अपने डिसीजन में यूज कर सकते हैं। इसके बाद है आपका टैक्स अकाउंटिंग, कर लेखांकन। तो जैसा कि आप वर्तमान समय में आप जानते हैं, कर नियोजन भी प्रबंधकीय लेखांकन का महत्वपूर्ण भाग है। टैक्स प्लानिंग आपको प्रॉपर करनी पड़ती है और इसके अंतर्गत आपका आय है, उत्पादन और बिक्री के विवरण आप तैयार करते हैं, टैक्स लायबिलिटी की आप कैलकुलेशन करते हैं और समय पर आपको टैक्स का भुगतान भी करना पड़ता है। तो टैक्स अकाउंटिंग भी आप मैनेज करके चलते हैं। देन इसके बाद है आपका आंतरिक अंकेक्षण। तो आंतरिक अंकेक्षण को, इंटरनल ऑडिट को प्रभावी बनाने के लिए, आंतरिक नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक अंकेक्षण की आप व्यवस्था करते हैं, जिससे कि हमारा संस्था में इंटरनली कंट्रोल बना रहे। और इसके लिए विभिन्न विभाग और अधिकारियों की निष्पादन क्षमता की जांच भी होती रहती है। तो एक व्यवस्था बनी रहती है, इसलिए हम आंतरिक अंकेक्षण को लागू करते हैं। इसके बाद है हमारा कार्यालय सेवाएं। तो कुछ परिस्थितियों में कार्यालय सेवाओं की व्यवस्था भी प्रबंधकीय लेखापालक के अधीन रहती है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत डाटा प्रोसेसिंग का कार्य महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ कार्यालय में जो भी आप प्रयोग करने वाली मशीन है, कंप्यूटर वगैरह हैं, तो उसकी यूटिलिटी क्या है, कितना आप उसको उपयोग कर पा रहे हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और लास्ट वन हमारे लिए जो क्षेत्र इसका रहेगा, तो लेखांकन की कुछ विशिष्ट तकनीकें हैं। तो स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो जिसमें आपका प्रबंधकीय लेखांकन के क्षेत्र में नियोजन, निर्णय और नियंत्रण की दृष्टि से लेखांकन की अनेक विशिष्ट तकनीकें भी आ गई हैं। आपके सिलेबस में हम इसको स्टडी भी करेंगे आगे जा करके। तो इसमें निर्णय लेखांकन है, डिसीजन अकाउंटिंग है, आपका कंट्रोल अकाउंटिंग है, नियंत्रण लेखांकन, उत्तरदायित्व लेखांकन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है आपका, और विकास लेखांकन, डेवलपमेंट अकाउंटिंग, और रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, प्रबंधन मूल्यांकन लेखांकन, ये सारी बातें इसमें शामिल की जाएंगी। तो ये थी बात आपके प्रबंधकीय लेखा विधि के क्षेत्र के बारे में। तो इसके बिंदुओं को हम दोबारा सुन लेते हैं। पहला था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखा विधि। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखा विधि। तीसरा है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, बजटन तथा पूर्वानुमान। चौथा है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टॉक नियंत्रण। पांचवा है रिपोर्टिंग। नंबर 6 समंगों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। नंबर 7 लागत और सांख्यिकी।
नंबर 8 कर लेखांकन, नंबर 9 आंतरिक अंकेक्षण, नंबर 10 कार्यालय सेवाएं और नंबर 11 लेखांकन की विशिष्ट तकनीकें। तो अभी हमने इस प्रबंधकीय लेखा विधि के क्षेत्र के बारे में जाना, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिए और थोड़ा सा पढ़िए, समझिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रबंधकीय लेखा विधि के कार्यों के बारे में। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अथवा प्रबंधकीय लेखा विधि के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। तो प्रबंधकीय लेखा विधि के कार्यों को दो कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। एक है आपके संचालनात्मक कार्य, ऑपरेटिंग फंक्शंस, और दूसरा है आपके सैद्धांतिक कार्य, थ्योरेटिकल फंक्शंस। तो पहले हम ऑपरेटिंग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो प्रबंधकीय लेखा विधि वित्तीय लेखांकन, वित्तीय एवं लेखांकन समंकों का प्रबंधकीय कार्यों में प्रयोग है, जैसा कि हम अभी पहले समझ के ही आए हैं। और इस दृष्टि से समंकों का व्यवस्थित संकलन और प्रोसेसिंग आवश्यक होता है, क्योंकि डाटा बेस्ड सारा के सारा मैनेजमेंट है, तो आपको डाटा को व्यवस्थित करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें जो ऑपरेटिंग फंक्शंस आपको दिए गए हैं, तो पहला फंक्शन आपको दिया है समंकों का अवलोकन, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। तो जितने भी आपके बिजनेस लेन देन हैं, उनका आप लेन देन लिखा करेंगे, उनको आप रिकॉर्ड करेंगे, और प्रारंभ में जो भी आपके डाटा हैं उनको आप ओरिजिनल रूप में रखते हैं, वाउचर्स वगैरह सभी आप रखते हैं, और बाद में आप उनको कैटेगरी करते हैं, जनरल एंट्री वगैरह बनाते हैं, और लास्ट आप पूरा अकाउंट बना लेते हैं। और इसके आधार पर आप एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करते हैं, और ये रिपोर्ट प्रबंध की कार्रवाई के लिए सूचनात्मक आधार प्रदान करती है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा हमारे लिए पहला ऑपरेटिंग फंक्शन है। दूसरा, समंकों की वैधता निश्चित करना, तो वैलिडेटिंग द डाटा। तो दैट मीन्स कि जो भी आपकी प्रबंधकीय क्रिया में आप वित्तीय समंकों को यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी शुद्धता और पूर्णता होनी चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर आपका निर्णय होना है। तो प्रबंध द्वारा समंकों का प्रयोग करने से पूर्व आप उनका पूरा डाटा चेक कर लें, अनुभव के आधार पर भी आप देख लें कि वो आपने जो डाटा कलेक्ट किया है वो वैध हैं या नहीं है, उनमें कहीं किसी तरीके की कोई कमी तो नहीं है। और इसके बाद जो तीसरा बिंदु हमारे पास है वो है वित्तीय समंकों का संवहन, तो कम्युनिकेटिंग दी फाइनेंशियल डाटा। तो समंकों का उचित प्रतिफल आपको तभी मिलेगा जब समंकों को प्रबंध के उन व्यक्तियों तक प्रेषित कर दिया जाए जिन्हें इनके आधार पर निर्णय लेना है या कार्रवाई करनी है। देखिए, आपने डाटा कलेक्ट किया, वैध भी है, सब बातें हैं, लेकिन आपने उनको कम्युनिकेट नहीं किया, तो वो आपके समंक बेकार रह जाएंगे। तो आप संबंधित व्यक्तियों को कम्युनिकेट करें, और इस दृष्टि से पूंजी, श्रम, मशीन, कैपिटल, लेबर एंड मशीन मटेरियल, और इनकी पूरी संचालन क्रियाओं की लागत आपकी क्या है, कॉस्ट क्या है, आगम और लाभ, इसके रूप में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मुद्रा के रूप में। और इन समंकों का उचित रूप में और उचित समयांतर पर, कहने का एस्पेक्ट ये है कि आप इसको प्रॉपर सिस्टम में और प्रॉपर टाइम के बाद कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को जरूर करें, और इसे प्रतिवेदन व्यवस्था रिपोर्टिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो कहने का एस्पेक्ट ये है कि जो आप डाटा प्रोसेस कर रहे हैं मैनेजमेंट के लिए, तो वो आपका रिपोर्टिंग सिस्टम है, तो उसको आप कंटिन्यूटी के साथ रखें। और लास्ट वन जो आपके पास ऑपरेटिंग फंक्शन है वो है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, दैट मीन्स समंकों का निर्वचन। तो समंकों का निर्वचन प्रबंधकीय लेखा विधि का महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें समंकों का निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और संक्षिप्त निर्वचन किया जाता है। आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, अपने हिसाब से ब्रीफिंग में आप अपनी बात को कहने का प्रयास करें। तो समंकों का विश्लेषण करके उनके संबंध में आप निष्कर्ष निकालते हैं, और उसके आधार पर प्रबंध वास्तविक स्थिति को समझ सके, एक्चुअल में आपको समझाना होता है, और अपने कार्यों को उचित रूप से कर सके। तो ये सारे आपके ऑपरेटिंग फंक्शंस थे। समंकों का अवलोकन, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, समंकों की वैधता निश्चित करना, वैलिडेटिंग द डाटा, वित्तीय समंकों का संवहन, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा, एंड लास्ट वन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो इस तरीके से आपके ऑपरेटिंग फंक्शन आपको याद रखना होंगे। इसके बाद हमारे थ्योरेटिकल फंक्शंस भी हैं इसके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। तो थ्योरेटिकल फंक्शंस में जो सैद्धांतिक कार्य हमारे लिए दिए गए हैं, तो उसमें सबसे पहला है पूर्वानुमान और नियोजन में सहायता करना। पहला बिंदु हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हेल्प इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। तो संस्था के लक्ष्य निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको संस्था के लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेंगे, और इनकी प्राप्ति के लिए जो लक्ष्य आपने बनाए हैं ना, उनकी प्राप्ति के लिए नियोजन करना प्रबंधकीय लेखा विधि का प्रमुख कार्य है। प्रबंधकीय लेखा विधि हम कर ही इसलिए रहे हैं कि हम लक्ष्य निर्धारित करें और उनको कैसे प्राप्त करें उसके लिए प्लान करें।
तो इसके अंतर्गत आप उत्पादन है, लागत है, विक्रय है, नगद प्राप्ति है, नगद भुगतान है, लाभ, इसके संबंध में पूर्वानुमान किए जाते हैं तथा इनके आधार पर नियोजन तैयार किया जाता है। मतलब क्या और कैसे करना है इसका निर्धारण आपके द्वारा किया जाता है। जो प्लानिंग होती है वो दो प्रकार की आपको बताई गई है। एक है आपकी पीरियड प्लानिंग, अवधि नियोजन, और दूसरा है आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग, परियोजना नियोजन। तो अवधि नियोजन जो आपका पीरियड प्लानिंग है उसमें क्या है कि कार्य की रूपरेखा के लिए बजट तैयार किए जाते हैं। ठीक है ना, इसमें आप क्या करेंगे, बजट तैयार करेंगे अवधि के लिए, जैसे सरकार बजट तैयार करती है साल भर के लिए, तैयार किए जाते हैं। जबकि परियोजना नियोजन में क्या करते हैं आप, सीमांत लागत, संविच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट, कैश फ्लो, ठीक है, रोकड़ प्रवाह, रोकड़ बजट, कैश बजट, कैपिटल बजटिंग, पूंजीगत बजट और रेखीय कार्यक्रमण, इन तकनीकों का आप प्रयोग करते हैं। तो इनको आप याद रखें। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि जितना डीप स्टडी आप करेंगे उतना आपको कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आप यकीन मानिए, कंपटीशन एग्जाम्स को यदि आप निकालना चाहते हैं, चाहे वो आपका यूजीसी नेट हो, पीएससी हो या कोई अदर एग्जाम हो, जहाँ कॉमर्स विषय से यदि आप चलेंगे तो आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप लगातार स्टडी करते रहिए, एक एक शब्द को पढ़िए, समझिए उसमें क्या है। तो अवधि नियोजन में जो आप तैयार करेंगे उसमें आप बजट तैयार करते हैं, और जबकि परियोजना नियोजन में आप सीमांत लागत, संविच्छेद बिंदु, कैश फ्लो, रोकड़ प्रवाह, रोकड़ बजट, पूंजीगत बजट, रेखीय कार्यक्रमण, इन सभी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो है संगठन में सहायता, हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिना संगठन के हम कोई भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो नियोजन के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न व्यक्तियों के बीच दायित्वों का आप बंटवारा करते हैं, क्योंकि आपने जो प्लान किया हुआ है उस प्लान को हम एग्जीक्यूट कराने के लिए ग्रुप बनाते हैं और उन व्यक्तियों के बीच उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करते हैं और अधिकार का रेखांकन भी आप करते हैं। तो ये कार्य दोनों संगठन के अंतर्गत आप शामिल करेंगे। तो अधिकारों को बांटना है, रेखांकन करना है या दायित्वों का निर्धारण करना है, तो ये आपके संगठन के अंतर्गत आते हैं। और प्रबंधकीय लेखा विधि इस कार्य में आपको सपोर्ट करता है। विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की गणना, रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो प्रत्येक विभाग के लिए भी आपको देखना पड़ेगा। पूरे संगठन की लाभदायकता और प्रभावशीलता की भी आप जांच करते हैं कि पूरे संगठन की हमारे लिए क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या लाभदायकता है और उसकी प्रभावशीलता क्या है, इसकी भी आप जांच करते हैं। तो साथ ही आप लाभ केंद्र, लागत केंद्र और विनियोग केंद्र की तकनीकों के आधार पर संगठन के कार्यों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन भी आप इसके द्वारा कर सकते हैं। और संगठन को सुदृढ़, मजबूत बनाए रखने के लिए, स्ट्रांग बनाए रखने के लिए प्रबंधकीय लेखा विधि आंतरिक अंकेक्षण की भी व्यवस्था करती है। हम इंटरनल ऑडिट सिस्टम को भी यूज करते हैं जिससे कि सारी व्यवस्थाएं हमारी आसानी से चलती रहें। तो ये बात थी आपकी संगठन के बारे में। और इसके बाद जो हमारा फंक्शन है अगला है वो है हेल्प इन कंट्रोलिंग, नियंत्रण में सहायता। तो कोई भी चीज़ यदि नियंत्रण के बाहर हो जाती है तो वो बेकार हो जाएगी, तो हमको नियंत्रण बनाए रखना है। तो नियंत्रण का आशय ये है कि ये सुनिश्चित करना कि कार्य का निष्पादन, जो आप काम कर रहे हैं वर्किंग परफॉर्मेंस, तो कार्य का निष्पादन नियोजन और निर्धारित प्रमापों के अनुसार पूरा हो। तो आपने जो प्लानिंग की है और जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुसार कार्य का निष्पादन होना चाहिए। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रबंधकीय लेखा विधि क्या करती है, बजटीय नियंत्रण, प्रमाप लागत विधि, विभागीय कार्य विवरण और लोचदार बजट, फ्लेक्सिबल बजट, इन टेक्निक्स का प्रयोग करती है। बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड, डिपार्टमेंटल वर्क स्टेटमेंट और फ्लेक्सिबल बजट, इन सारी टेक्निक्स का आप प्रयोग करते हैं। इसके बाद हेल्प इन कम्युनिकेशन, संवहन में सहायता। तो प्रबंध की लेखा विधि में संवहन क्रिया भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसमें जो भी आपकी रिपोर्ट है उसको आप संकलित करते हैं। लागत लेखा की सहायता से इन रिपोर्टों और विवरणों को आप और एनालिसिस और स्पष्ट बना सकते हैं। और जो भी आपके प्रकाशित खाते हैं तो उनको आप बाहरी पक्षकार जो आपके पास हैं कंपनी से रिलेटेड, अंशधारी हैं, ऋण पत्रधारी हैं, डिवेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स या अन्य संस्थाएं जो आपकी फर्म में इंटरेस्ट रखती हैं, तो उनको जानकारी आप देते हैं। इस प्रकार आप रिपोर्टिंग तैयार करके आप अपने इंटरनल मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट देते हैं, तो साथ ही साथ आप बाहर के लोगों को भी पर्याप्त जानकारी व्यापार के बारे में उपलब्ध कराते हैं। और इसके बाद हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। आप उसमें समन्वय बनाए रखें। तो समन्वय में सहायता करने के लिए क्या होता है कि प्रबंधकीय लेखा विधि विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करती है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है। और इसकी विभिन्न क्रियाओं के लिए आप बजटों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान हमारे लिए होता है। और समन्वय चूँकि हमारे लिए बना हुआ है। और लास्ट वन जो हमारे पास पॉइंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रिंसिपल हमारे लिए, कि कर्मचारियों के लिए अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन
मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। तो प्रबंधकीय लेखा विधि प्रबंधकों के सामने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने की विभिन्न योजनाएं प्रस्तुत करती है और उन्हें क्रियान्वित भी कराती है। कहने का एस्पेक्ट ये है, देखिए यदि हमारी टीम वर्क नहीं होगा, हमारे वर्कर्स सेटिस्फाइड नहीं होंगे और वो अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तो संस्था कितनी भी अच्छी क्यों ना हो वो कार्य नहीं कर सकती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रयास करता है कि हम अपने कर्मचारियों को भी साथ लेकर के चलें और उनके लिए कई सारी योजनाएं मोटिवेशनल बनाई जाती हैं और एक्टिविटी भी कराई जाती हैं। कुल मिलाकर के यदि हम प्रबंधकीय लेखा विधि के कार्य क्षेत्र उद्देश्य की बात करें तो काफ़ी व्यापक है और इसमें लेखांकन व्यवस्था एवं तकनीकों पर आधारित सभी कार्यों को आप शामिल करते हैं जिनसे कि आपकी प्रबंध को सहायता मिलती है। कुल मिलाकर के हम ये चाहते हैं कि हमारे मैनेजमेंट को सपोर्ट मिले। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में इन बातों को जाना। आप आगे और स्टडी करने के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। अभी आपने मेरे वीडियो को सुना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।